प्यारे बच्चों, तो पार्ट 1 में हमने कवर किया कि कैसे यूरोप से आने वाली पहली जो कह लो कि मर्चेंट्स या ट्रेडर्स थे वो पोर्चुगीज थे। ठीक है ना। तो हमने डिटेल में देखा कि कैसे 1498 में वास्को डिगामा नाम का एक पोर्चुगीज ट्रेवलर कालीकट पहुंचा था, वास्को डिगामा। और उसके बाद कुछ मर्चेंट्स भी पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने या पोर्चुगीज के राजा ने कालीकट के राजा के पास भेजे थे। तो वो सब हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। तो पार्ट 1 में हमने ये देखा कि पोर्चुगल के जो लोग थे या पोर्चुगल के जो राजा थे उन्होंने अपनी कोशिशें तो जारी रखी हुई थी 1498 से ही, लेकिन अभी तक वो कॉलोनी नहीं बना पाए हैं इंडिया में। इंडिया में एक इक्का दुक्का जगह फैक्ट्रीज तो उन्होंने बना ली, लेकिन अभी तक अपने आप को एक गवर्नमेंट के रूप में नहीं ढाल पाए हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम यही कवर करेंगे कि पोर्चुगीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कैसे एक एम्पायर स्टैब्लिश करने में कामयाबी पाई इंडिया में। अभी तक तो वो बिजनेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के राजाओं से मिलते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह खुलते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे खुद को गवर्नमेंट के रूप में बदल लेगी। तो पहला जो पोर्चुगीज गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीएडा। तो 1505 एडी में देखो, अब तक क्या है कि 1498 में वास्को डिगामा, आप पार्ट 1 देखोगे तभी पार्ट 2 देखने का आपके लिए कोई मतलब बनता है, क्योंकि दोनों क्लोजली कनेक्टेड हैं। ये पार्ट 2 है तो ऑब्वियसली पार्ट 1 देखे बिना तो कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी मैं थोड़ी बहुत चीजें आपको रिवाइज करा देता हूं। 1498 में वास्को डिगामा आया था कालीकट पहली बार। कालीकट तो पहली बार ये कुछ हासिल नहीं कर पाया। जो कालीकट का राजा है उसने इसको परमिशन दी नहीं फैक्ट्री खोलने की, तो पहली बार तो ये खाली हाथ लौट गया। फिर 1500 में, तो 1498 में पहली कोशिश हुई। फिर 1500 में पोर्चुगल से एक पेड्रो कैब्रेल नाम का एक बिजनेसमैन आया। उसको परमिशन मिल गई राजा से, कालीकट के राजा से, कि तुम कालीकट में फैक्ट्री खोलो। ठीक है ना। तो फिर इस पेड्रो की लड़ाइयां शुरू हो गई कालीकट के राजा से, अरब मर्चेंट से। फिर पेड्रो को भी यहां से भागना पड़ा। ये यहां से सारी फैक्ट्री वैक्ट्री छोड़ के अपनी जान बचा के पोर्चुगल भाग गया था। ठीक। उसके बाद क्या हुआ था, फिर से वास्को डिगामा को इंडिया आना पड़ा था। वास्को डिगामा को फिर से 1503 में इंडिया आना पड़ा। उसने कई यहाँ पे लड़ाइयां लड़ी, कालीकट को नुकसान पहुंचाया और फिर वापस लौट गया। तो अब तक वास्को डिगामा 2 बार इंडिया आके वापस जा चुका था और पोर्चुगल जो है वो जीत रहे थे। उनकी नेवी इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि ना कालीकट का राजा उनसे मुकाबला कर पा रहा था, ना ही अरब के मर्चेंट उनसे मुकाबला कर पा रहे थे। तो पोर्चुगल के राजा ने सोचा कि अब हम ताकतवर होते जा रहे हैं इंडिया में, तो अब हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो गवर्नमेंट बनाने के मकसद से ही वो गवर्नर को भेजता है। तो 1505 एडी में जो पोर्चुगल का राजा था उसने इंडिया में पहला गवर्नर भेजा। गवर्नर भेजने का मतलब ही है कि उसने क्लियर कर दिया कि अब हम अपनी गवर्नमेंट इंडिया में बनाएंगे। ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पहला गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीएडा था। तो इस वाले गवर्नर को जब वहां के राजा ने भेजा था तो इसको ये कह के भेजा था, इसके पास साफ इंस्ट्रक्शन थे कि आपको वहां जाके 4 फोर्ट्स बनाने, किले। तो किले बनाने का मतलब होता है मिलिट्री स्ट्रेटेजी, यानी कि आप किले तभी बनाना चाहते हो जब आपको ऐसा लगे कि आपको आगे चल के कुछ लड़ाई वगैरह लड़नी पड़े। तो ये 4 किले कहाँ बनाने थे, तो अंजे डिवा आइलैंड पे, अंजे डिवा आइलैंड, कोचीन, कन्नूर और कोलम। ठीक। तो ये सब जो है केरल में है, और गोवा कहाँ है ये तो आप जानते हो, कोचीन, कन्नूर, कोलम, ये सब केरल में है। तो इन 4 जगहों पे इसको किले बनाने को कहा गया। तो साथ ही साथ ये जो पोर्चुगीज है इनका ध्यान सिर्फ इंडिया पे ही नहीं था, इनका ध्यान पूरे इंडियन ओशियन पे था। तो ये इंडिया है, ये केरल, ये पूरे समुद्र पे अपना कब्जा करना चाहते थे कि हमारे अलावा किसी और कंट्री का जहाज यहां से आए जाए ही ना। तो इस गवर्नर ने भेजा तो गया था इसको इंडिया संभालने के लिए, लेकिन इंडिया संभालने का मतलब है इंडियन ओशियन भी संभालना है इसको। तो मलेशिया में एक मलक्का नाम की जगह है, पोर्ट टाउन, उसको भी कब्जा कर लिया इसने। यमन के एडन पोर्ट पे भी कब्जा कर लिया इसने, और ईरान के होर्मुज पोर्ट पे भी कब्जा कर लिया इसने।
तो ना सिर्फ इंडिया बल्कि आसपास के लोकेशंस, जो आसपास की कंट्रीज है, बेसिकली इंडियन ओशियन पे कब्जा करता चला जा रहा है ये। इंडियन ओशियन और साथ में बे ऑफ बंगाल, मलेशिया इस तरफ है, ईरान, हॉर्मुज ये सब जो है इस तरफ है, तो उन सब जगहों पे ये कब्जा कर लेता है। तो अब जो है कालीकट का राजा, उसको खतरा महसूस होने लगता है कि कहीं कालीकट पे भी कब्जा ना कर ले, जैसे इन बड़े बड़े जगहों पे कर रहा है। तो कालीकट का राजा जो है वो गुजरात के राजा से हेल्प मांगता है। तो कालीकट का राजा, गुजरात का राजा और इजिप्ट का सुल्तान। अब इजिप्ट का सुल्तान क्यों? क्योंकि इजिप्ट के भी जहाज आते जाते थे ना केरल, तो अब तो ये किसी के जहाज को आने देता नहीं है और उनके पोर्ट्स भी कैप्चर कर लेता है। तो इजिप्ट के सुल्तान को भी लगा कि हाँ, हमें भी इंडिया के रूलर्स की हेल्प करनी चाहिए। तो जो कालीकट का राजा था, जो गुजरात का राजा था, उसको इजिप्ट के सुल्तान की भी हेल्प मिली और साथ में टर्किश एम्पायर, टर्किश में जो ओटोमन एम्पायर था, तो ये पूरा इस्लामिक एम्पायर था, तो ये तो मदद करेंगे ही ना, इनकी तो लड़ाई चलती है यूरोप में पोर्चुगीज से। तो टर्किश ओटोमन एम्पायर ने भी मदद की। तो चार लोग एक तरफ हो गए। ये चार लोग कौन? एक तो कालीकट का राजा, दूसरा गुजरात का राजा, तीसरा सुल्तान इजिप्ट का सुल्तान, चौथा ओटोमन एम्पायर का सुल्तान यानी टर्की का सुल्तान। इन चारों ने हाथ मिला लिया कि ये जो पोर्चुगीज घुस आए हैं इनको मार भगाएंगे। तो इसका नतीजा क्या निकला? तो ये चार लोग एक तरफ, कंबाइंड फोर्सेस इनकी, और दूसरी तरफ पोर्चुगीज। तो इसका नतीजा क्या निकला? जो लड़ाई हुई, ये लड़ाई हुई 1508 में, और ये लड़ाई हुई गुजरात के पास दीव में। ठीक है। तो ये जो अल्मेडा था, जो गवर्नर था, इसने अपने बेटे को भेजा कि जाओ इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करो, तुम लीड करो। तो इसका बेटा शुरू में तो जीतता रहा, लेकिन कुछ ही मतलब फिर कुछ ऐसा हो गया कि इसका बेटा मारा गया। जो समुद्र में नेवी लड़ रही थी ना, तो एक जहाज पे उसका बेटा भी था, तो वो जहाज ही डूब गया, मारा गया इसका बेटा। ठीक। तो लेकिन मरने से पहले जो है इसके बेटे ने बुरी तरीके से, जो अपोनेंट्स थे, जो कालीकट का राजा था, जो गुजरात का राजा था, जो इजिप्ट का सुल्तान था, जो ओटोमन एम्पायर का जो सुल्तान था, उसने काफी नुकसान पहुंचा दिया था। तो जब फ्रांसिस्को को पता चली कि मेरा बेटा जो है वो मारा गया, तो काफी दुखी हुआ और कुछ दिनों के लिए इसने अपनी हरकत रोक दी। तो कुछ दिनों के लिए आप कह सकते हो कि जो पोर्चुगीज है वो हारा हुआ महसूस करने लगे बैटल ऑफ ड्यू के बाद। लेकिन एक साल के अंदर ही फ्रांसिस्को अल्मेडा ने बदला लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका बेटा मर गया था तो उसका बदला उसको चाहिए था। तो एक साल के बाद वो रिकवर कर गया, पोर्चुगीज आर्मी रिकवर कर गई, और उन लोगों ने फिर ये जो चारों कंबाइंड फोर्सेस थे उनको तबाह कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया। तो ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, इसने पूरी तरीके से, आप सोचो तो, समुद्र पे कब्जा कर लिया था। तो इस तरफ है इंडियन ओशियन, यहां पे है अरेबियन ओशियन, और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो पूरे समुद्र पे इन्हीं लोग का कब्जा था। तो इसने एक पॉलिसी डिफाइन की, पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर कार्टेज पॉलिसी। अब ये पॉलिसी क्या थी? तो बेसिकली एक लाइसेंस सिस्टम था। तो समुद्र पे कब्जा है, तो अगर किसी और कंट्री का जहाज अगर समुद्र में आएगा तो उसकी चेकिंग होगी, इंस्पेक्शन होगी, उसको टैक्स वगैरह देने होंगे। तो इसने क्या किया था, जैसे आज इंडिया के बॉर्डर पे सेना होती है ना, सैनिकों को बॉर्डर पे भेजा जाता है, वैसे इसने जो नेवल बाउंड्रीज थी कि कोई जहाज अगर एंटर करे तो उन रास्तों पे अपनी नेवी को ये खड़ा कर देता था। हर जहाज का लाइसेंस चेक किया जाता था, उससे टैक्स वगैरह लिया जाता था। तो बेसिकली जिसको परमिशन देंगे पोर्चुगीज, वही अपने जहाज पानी में उतार पाएगा, इंडियन ओशियन में लेके आ पाएगा, नहीं तो उसको मार के भगा दिया जाएगा। तो एक तरह से पूरे समुद्र पे कब्जा कर लिया। तो ये किसने किया? इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को जाता है। तो अब देखो, पूरे समुद्र पे जो है पोर्चुगीज लोगों का कब्जा हो गया है। तो अब जो पोर्चुगल का राजा है वो अल्फांसो अल्बुकर्की नाम के मिलिट्री कमांडर को, ये बेसिकली नेवल कमांडर था, इसको दोबारा इंडिया भेजता है। तो ये ऑलरेडी 1505 में इंडिया आ चुका था, एक बार ये ऑलरेडी इंडिया में रह के जा चुका था। तो जब ये पहली बार इंडिया आया था तो इसने क्या किया था? इसने कुछ फैक्ट्रीज बनाए थे, कुछ पोर्ट्स वगैरह बनाए थे।
एक फोर्ट बनाया था इसने कोचीन में, ये सब आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हो। तो ये दूसरी बार इंडिया आ रहा है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि अल्फोंसो अल्बुकर्की है कौन। तो ये बेसिकली जब ये जवान था तभी से ये बहुत फेमस नेवल कमांडर हुआ करता था। नेवल कमांडर यानी कि समुद्र की लड़ाई लड़ने में मास्टर था ये, ठीक है। तो अब समुद्र पे पूरी तरीके से कब्जा हो गया है पोर्चुगीज लोगों का। तो अब पोर्चुगल के राजा ने इसको गवर्नर बना के भेजा। तो अल्मेडा ने तो काफी अच्छा काम किया। अल्मेडा का बेटा भी मारा गया और अल्मेडा लड़ भी रहा था गुजरात के राजा से, कालीकट के राजा से, इजिप्ट के सुल्तान से, ओटोमन एम्पायर से, टर्की से। तो बहुत अच्छा काम किया अल्मेडा ने, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया तो अब दूसरे को गवर्नर बना के भेज रहा है। तो ये दूसरा आदमी कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्की, ठीक। तो ये दूसरा गवर्नर बन रहा है। तो इसने क्या किया, इसने आते ही जो मालाबार कोस्ट है, तो मालाबार कोस्ट क्या चीज है बच्चों? तो मालाबार कोस्ट केरल वाले एरिया को बोलते हैं। तो इंडिया के 2 कोस्ट है ना, तो इस तरफ वाली कोस्ट को हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं और ईस्ट साइड वाले कोस्ट को हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो मालाबार कोस्ट यानी केरल, कर्नाटक, इस वाली साइड को इसने टोटली अपने ग्रिप में ले लिया, ठीक। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि इस वाले कोस्ट पे कई फैक्ट्रीज थी जहां पे जहाज बनते थे, बड़े बड़े जहाज बनते थे। तो उन जहाज बनाने वाली फैक्ट्रीज को इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसने सोचा कि जब ये फैक्ट्रीज मेरे कंट्रोल में है तो जो मेरे दुश्मन है, कालीकट का राजा है, गुजरात का राजा है, उनको जहाज मिलेगा ही नहीं, कोई जहाज सप्लाई करने वाला रहेगा ही नहीं। अल्फांसो का बेसिक मकसद ये था कि ये एक्सपेंड करे, पोर्चुगीज एम्पायर को जमीन पे एक्सपेंड करे। अल्मेडा ने तो समुद्र को कैप्चर करके दिखा दिया ना, तो अल्बुकर्की का काम था कि अब जरा जमीन पे पोर्चुगीज एम्पायर को फैलाओ। तो अल्फांसो ने क्या किया, गोवा खरीद लिया। जो बीजापुर के सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान के कंट्रोल में था गोवा। तो गोवा में एक्चुअली वास्को डिगामा ने ही एक छोटा सा आइलैंड पहले ही खरीद के रखा था। अब ये पूरे गोवा को ही खरीद लेता है बीजापुर के सुल्तान से। एक्चुअली खरीदा नहीं था, पीस ट्रीटी साइन करके इसने ले लिया था। तो इस तरह जो गोवा है, गोवा इंडिया में वो जमीन का वो पहला टुकड़ा बन गया जिसके मालिक पूरी तरीके से पोर्चुगीज थे। मतलब इन्होंने छीना नहीं है, इन्होंने पीस ट्रीटी साइन करके, ट्रीटी साइन करके जमीन अपने नाम ले ली है, ठीक है। तो ये जो गोवा इनके हाथ लगा 1510 में, तो आपको शायद बहुत कम बच्चों को ये बात पता होगी कि अंग्रेज चले गए 1947 में भारत छोड़ के, लेकिन ये पोर्चुगीज नहीं गए थे। पोर्चुगीज 1961 तक इंडिया में ही रहे थे। तो ये गोवा में ही इन्होंने, गोवा को जो 1510 में एक्वायर किया, तो गोवा को 1961 में ही आजादी मिली पोर्चुगीज से, ये आप याद रखना, ठीक है। तो गोवा पहली टेरिटरी बनी जो यूरोपियन के कंट्रोल में गई, और संयोग कहो कि गोवा ही वो आखिरी हिस्सा था देश का जिसको कि फॉरेन कंट्रोल से छुड़ाया गया था। तो क्वेश्चन है कि गोवा कैसे मिला पोर्चुगीज को? तो बीजापुर के सुल्तान से इन लोगों ने खरीदा था गोवा को। तो अब देखो, अल्फांसो का काम है कि जमीन पे यानी पॉलिटिकली कुछ ऐसा करो कि जो पोर्चुगीज एम्पायर है वो बढ़ता चला जाए। तो अल्फांसो ने अपने लोगों को, पोर्चुगीज लोगों को इनकरेज करना स्टार्ट किया कि तुम यहाँ की औरतों से शादी करो, यहाँ पे ही अपना घर बसाओ। और साथ ही साथ क्योंकि ये गवर्नर था, गोवा को खरीद ही लिया था इन लोगों ने, तो गोवा में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी कराने स्टार्ट कर दिए, कैनाल्स वगैरह बनवाए, रोड्स वगैरह बनवाए। तो बेसिकली अब ये लोग गवर्नमेंट के तरफ बिहेव कर रहे हैं। रोड बनवा रहे हो, क्यों बनवा रहे हो? क्योंकि तुम गवर्नमेंट हो, कैनाल्स बनवा रहे हो। तो अब ये एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो अल्फोंसो को ही क्रेडिट दी जाती है कि इसने कुछ नए टाइप के क्रॉप्स इंडिया में उपजाने स्टार्ट किए, जैसे कैश्यू नट, काजू। आज गोवा जो है काजू के लिए बहुत फेमस है, काफी सस्ते में आपको वहां पे काजू मिल जाएगा। और टोबैको यानी तंबाकू, ये 2 चीजें इंडिया में इससे पहले नहीं उगाई जाती थी, इसको पोर्चुगीज ही लेके आए अपने साथ। तो कैश्यू नट, काजू और टोबैको। अब क्योंकि अल्फोंसो जो है वो गवर्नमेंट की तरफ बिहेव कर रहा था, पोर्चुगीज जो है गवर्नमेंट की तरफ बिहेव कर रहे थे, तो ये लोग कुछ लॉज लेके आते हैं।
तो उन्हीं लॉज में से एक इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको याद रखना है, अल्फोंसो अल्बुकर्की वो पहला इंसान है जिसने की सती प्रथा को बैन किया। सती प्रथा क्या थी? हिंदूज जो होते थे उस टाइम के, तो उसमें ये कल्चर था कि अगर किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी जो है उसी अपने पति के चिता पे ही बैठ जाती थी और अपनी जान दे देती थी। तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती है, तो इसलिए इस प्रैक्टिस को जो है अल्फोंसो ने बैन कर दिया। तो सती प्रथा क्या होती है तो आप समझ ही चुके हो। चलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं इससे पहले कि आप ये सोचो कि क्यों हमारे पूर्वज ऐसा करते थे। तो देखो, हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट होता है कि 7 जन्मों तक आपका साथ रहेगा। तो अगर कोई हस्बैंड मर गया और उसकी पत्नी जीवित रह गई तो 7 जन्मों वाला तो साथ तो टूट गया ना। तो इसलिए पत्नी भी उसी वक्त मर जाती थी ताकि उन दोनों का साथ या जो भी है अगले जन्म तक बना रहे। तो अब देखो, वास्को डिगामा तीसरी बार इंडिया आता है 1524 में, क्योंकि पोर्चुगीज के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, पूरे समुद्र पे तो कंट्रोल कर ही लिया था और अब जमीन पे भी ये लोग फैलते जा रहे हैं। गोवा को पूरी अच्छे तरीके से इन लोगों ने बसा लिया। ठीक, तो 1524 में वास्को डिगामा जो है तीसरी बार इंडिया आता है और इस बार जब वो इंडिया आया था तो उसको वाइसरॉय अपॉइंट करके भेजा गया था, यानी गवर्नर से भी बड़ी पोस्ट होती है वाइसरॉय की। क्योंकि ये इसी ने ये सारी कहानी शुरू की थी ना, यही पहला इंसान था ना, पोर्चुगीज कह लो या पहला यूरोपियन था ना जो समुद्र के रास्ते भारत आया था 1498 में। ठीक है, उसके 26 साल के बाद फिर से, यानी तीसरी बार, एक बार ये 1498 में आया, फिर ये 1503 में आया, अब ये 1524 में तीसरी बार इंडिया आ रहा है। और तीसरी बार जब इंडिया आ रहा है तो बहुत बड़ा ऑफिसर बन के आ रहा है, वाइसरॉय बन के आ रहा है ये, यानी सबसे बड़ा पोर्चुगीज ऑफिसर। लेकिन यहाँ पे आते ही ये बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा दिनों तक ये जीवित नहीं रहा इंडिया पहुंचने के बाद, तो बीमार पड़ गया और फाइनली 1524 में कोचीन में इसकी डेथ हो जाती है। तो वास्को डिगामा जैसे बड़े आदमी की डेथ हो गई, वाइसरॉय की डेथ हो गई, तो अब पोर्चुगीज जो है वो एक नया गवर्नर अपॉइंट करते हैं इंडिया में। तो ये नया गवर्नर था नीनो डा कुन्हा। तो नीनो डा कुन्हा के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत रैपिडली एक्सपैंड किया पोर्चुगीज ने। ठीक है, तो ये क्या है? ये तीसरा गवर्नर है। पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दूसरा था अल्फोंसो अल्बुकर्की, तीसरा नीनो डा कुन्हा है। तो ये 1529 में इंडिया पहुंचता है। इंडिया पहुंचते इसने बड़े बड़े डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दिए। तो जब अभी तक जो पोर्चुगीज हेडक्वार्टर था वो कोचीन था। कालीकट में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी, लेकिन कालीकट के राजा से बहुत जल्दी इनकी दुश्मनी हो गई थी, तो इसलिए ये कोचीन शिफ्ट हो गए थे। तो अभी तक तो इन्होंने अपनी कैपिटल कोचीन को बना रखा था, बट नीनो डी कुन्हा ने वो चेंज करके गोवा कर दिया, क्योंकि गोवा तो इन्होंने 1510 में ही एक्वायर कर लिया था ना, और गोवा में काफी काम करवा दिया था, रोड्स बनवाए थे, कैनाल्स बनवाए थे, नए नए क्रॉप्स उगा रहे थे। तो गोवा ही शिफ्ट हो गए, पूरा कैपिटल शिफ्ट हो गया गोवा 1530 में। तो 1530 में गोवा जो कैपिटल बना इन लोगों का, तो वो 1961 तक इनका ही कैपिटल रहा। गोवा जो है आजादी के वक्त इंडिया का हिस्सा नहीं था, 1961 में इंडिया का हिस्सा बना है गोवा। ठीक, तो गोवा तक ही मामला सीमित नहीं रखा नीनो डी कुन्हा ने, इसको एक्सपेंड करना था, पोर्चुगीज एम्पायर को एक्सपेंड करना था। तो इसने क्या किया कि गुजरात पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो नीनो डी कुन्हा पहला गवर्नर है जो कि मुगल एम्पायर बनने के बाद अपॉइंट हुआ है। मुगल एम्पायर कब स्टैब्लिश हुआ है? 1526 में। ठीक, बैटल ऑफ पानीपत के बाद। तो उस वक्त जो है गुजरात मुगल एम्पायर के अंडर नहीं आता था, गुजरात का अपना राजा था, एक सुल्तान था वहां का, बहादुर शाह। ठीक, तो इसी सुल्तान की दुश्मनी तो ऑलरेडी थी पोर्चुगीज के साथ। कालीकट के राजा का साथ दिया था इन लोगों ने कुछ साल पहले, मतलब इसके फादर ने दिया था, बहादुर शाह के फादर ने। तो इन लोगों की ट्रेडिशनल दुश्मनी चलती थी। तो अब ये गुजरात पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है नीनो डी कुन्हा। तो गुजरात के पास ही जो दमन और दीव का इलाका है उसको जो है पोर्चुगीज अपने में मिला लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो अब देखो बड़ी बड़ी जगह इनको मिल गई, गोवा ऑलरेडी इनके पास था, दमन और दीव भी इनके पास है।
तो इन लोगों के कंट्रोल के वजह से ही आज गोवा, दमन, दीव जो है इंडिया में काफी दिनों तक यूनियन टेरिटरीज का दर्जा उनको मिला, क्योंकि ये सारी वो जगह हैं जिनका कंट्रोल पोर्चुगीज ने आजादी के बाद भी अपने ही पास रखा था। एनीवेज, तो 1534 में जो गुजरात का राजा है बहादुर शाह, ठीक, वो तो उतना ताकतवर था नहीं, पहले ही पोर्चुगीज उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, उसके हिस्से का दमन और दीव इन लोगों ने छीन लिया था। तो ये जो गुजरात का राजा है, सुल्तान है बहादुर शाह, इसकी दुश्मनी हो गई हुमायूं से। तो हुमायूं कौन था? तो मुगल एम्परर था, बाबर का बेटा था। तो मुगल डायनेस्टी 1526 में ही स्टैब्लिश हो गई है ना। तो अब बहादुर शाह गुजरात का राजा हुमायूं से लड़ रहा था, तो हुमायूं ने इसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। तो बहादुर शाह गुजरात से भागता भागता गोवा चला गया। ठीक, वो गोवा इसलिए गया क्योंकि उसको पता था कि गोवा में तो पोर्चुगीज का राज है, तो वहां तो हुमायूं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए वो भागता भागता गोवा चला गया और पोर्चुगीज लोगों से मदद मांगी। उसको कहा कि भाई तुम मेरी मदद करो, बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो पोर्चुगीज को क्या चाहिए थी? जमीन चाहिए थी ना, वो भी कोस्टल टाउन में, ऐसी जमीन चाहिए जो समुद्र के किनारे हो। तो बहादुर शाह ने बदले में बसाइन, ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन की। बसाइन बोलो या वसाई बोलो। तो आज बंबई में एक इलाका है वसाई करके, तो वही बसाई को बसाइन बोलते हैं। तो वसाई और बॉम्बे जो है, ये दोनों इलाके उस वक्त उतने डेवलप्ड नहीं थे, लेकिन थे तो समुद्र के किनारे। तो इसीलिए पोर्चुगीज को वहां पे काफी इंटरेस्ट था कि ये जगह हमको मिल जाए। तो ये दो जगह वसाई और मुंबई, ये ट्रीटी के जरिए बहादुर शाह ने इनको दे दिया, पोर्चुगीज को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि बदले में उसको मदद चाहिए थी, उसको अपनी जान बचानी थी। तो बदले में जो पोर्चुगीज है उसने उसको आर्म्स वगैरह सप्लाई किए थे, नेवी सप्लाई की थी। तो बेसिकली मुगल्स के पास नेवी नहीं थी, उनके पास आर्मी तो बहुत बड़ी थी, यानी जमीन पे तो बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं, लेकिन समुद्र में उनके पास लड़ने की ताकत थी ही नहीं, तो नेवी सप्लाई कर दी थी। तो इस तरह से देखो, गोवा तो पहले से ही पोर्चुगीज के पास था और अब मुंबई भी उनके कंट्रोल में पूरी तरीके से आ गया। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो 1537 में क्या हुआ कि गुजरात के राजा, गुजरात का जो सुल्तान था बहादुर शाह, उसको इन लोगों ने अपने जहाज पे बुलाया, कुछ बातचीत करने के बहाने जहाज पे बुलाया, क्योंकि ट्रीटी वगैरह साइन करनी होती थी, अलग अलग तरह के डिस्कशंस करने होते थे। तो बहादुर शाह को अपने जहाज पे बुलाया कि आइए हम कुछ बात करेंगे। किसने बुलाया? पोर्चुगीज ने बुलाया। तो जब बहादुर शाह जहाज पे चला गया तो वहां पे इन लोगों की कुछ बहस होने लगी। तो उसी बहस का नतीजा ये हुआ कि जो सुल्तान था, गुजरात का राजा था, उसको उठा के इन लोगों ने पानी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, और वो डूब के मर गया। ठीक है, बहादुर शाह गुजरात का राजा डूब के मर गया। तो देखो, अभी तक पोर्चुगीज जो भी कर रहे हैं वो मालाबार कोस्ट में कर रहे हैं, यानी केरल कर्नाटक वाले कोस्ट पे, इस वाले कोस्ट पे कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि पोर्चुगीज ईस्ट कोस्ट पे कैसे पहुंचे, यानी इंडिया के इस कोस्ट पे, इस तरफ वाले कोस्ट पे कैसे पहुंचे। तो मालाबार कोस्ट पे बसने के लिए या मालाबार कोस्ट पे अपना कब्जा बनाने के लिए पोर्चुगीज को कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। कालीकट के राजा से लड़ना पड़ा, गुजरात के राजा से लड़ना पड़ा, यहां तक कि इजिप्ट के सुल्तान और ओटोमन एम्पायर से भी लड़ना पड़ा। तो इधर जो है वो लड़ाई करके बसे, लेकिन दूसरी तरफ ईस्टर्न कोस्ट पे बसने के लिए उनको कुछ भी लड़ाई वड़ाई का सहारा नहीं लेना पड़ा। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो पोर्चुगीज गवर्नमेंट बन गई थी ना, तब तक कंपनी से बड़ी होके वो गवर्नमेंट के रूप में बन गई थी। तो पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों पे कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जैसे कि आप मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते, आप यहां फैक्ट्री नहीं खोल सकते, आप इस चीज का बिजनेस नहीं कर सकते, उस चीज का बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब अपने लोगों पे, मैं इंडिया के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, वो लोग जो इन्हीं के जहाजों में बैठ के पोर्चुगल से चल के इंडिया पहुंच गए थे, तो वो लोग भी काफी परेशान हो गए थे कि हमारे अपनी ही गवर्नमेंट हमको फ्रीडम नहीं देती है। ठीक है, और तब तक इन लोगों ने शादियां वगैरह करनी तो स्टार्ट कर ही दी थी। तो इन लोगों ने क्या किया, जो एक्स सोल्जर्स थे, इनको काफी परेशानी होती थी अपनी गवर्नमेंट से, तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, आर्मी को छोड़ दिया, नेवी को छोड़ दिया,
और जो लोकल औरतें थी, जो केरल की औरतें या फिर गुजरात की औरतें, उनसे इन लोगों ने शादी कर ली और शादी करके सोचा कि यहाँ पे रहेंगे तो गवर्नमेंट हमको कंट्रोल करती रहेगी, इसलिए ये लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए, दूसरे कोस्ट में शिफ्ट हो गए कि हम जो पोर्चुगीज गवर्नमेंट है इससे, इसके कंट्रोल से हम थोड़ा बाहर चले जाएं। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग दूसरे कोस्ट पे जाके बसने लगे। तो देखो बेसिकली जो पोर्चुगीज ने गवर्नमेंट बना ली थी ना इंडिया पे, उसको बुलाते थे ये लोग एस्टाडो डा इंडिया। तो डा का मतलब होता है ऑफ, एस्टाडो मतलब स्टेट या गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पोर्चुगीज स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये आप याद रखोगे। तो अब क्या हो रहा है कि इनके ही लोग जो है इनकी आर्मी से इस्तीफा दे दे रहे हैं कि हमें इतनी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रहना है, हमारी मर्जी हम जिससे शादी करें, हमारी मर्जी हम जो बिजनेस करें, तो हम इस्तीफा दे देते हैं ताकि आपके कंट्रोल में हमको नहीं रहना पड़े। तो इस तरह के लोग ईस्ट कोस्ट पे शिफ्ट होने लगे, जाके उस वाली साइड पे जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, वहां जाके ये लोग बसने लगे। गोवा और कालीकट जैसे जगहों से छोड़ दिया इन लोगों ने। तो 1522 आते आते इतने लोग वहां पे बस गए कि एक छोटी सी सेटलमेंट बन गई, पोर्चुगीज कॉलोनी बन गई। कहां पे? उसका नाम दिया गया साओ टॉम डे मेलियापुर। साओ टॉम डे मेलियापुर जो है मद्रास के पास। तो एक तरह से देखो तो ईस्टर्न कोस्ट पे बनने वाली पहली इनकी कॉलोनी कहां पे बनी है? तो मद्रास के पास मेलियापुर में। ठीक उसी टाइम मद्रास से ही कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे नागापट्टिनम नाम का एक कोस्टल टाउन है। ये सब कोस्टल टाउन है, इनको समुद्र के पास रहना है, इनके पास जहाज है, ये जहाज पे मसाले लाते हैं, जहाज के जरिए बिजनेस करते हैं। तो ये कभी भी इंटीरियर टाउन्स में उतना इंटरेस्ट इन्होंने दिखाया नहीं। तो अब ये नागीपट्टिनम में जाके बसने लगे, मद्रास में तो ऑलरेडी बस चुके हैं। तो 1540 आते आते नागीपट्टिनम जो है डेवलप होके एक बहुत मेजर पोर्ट बन गया था। पोर्ट वो जगह जहां पे जहाज आके रुकते हैं, जहाज वहां से स्टार्ट होके दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो दोनों कोस्ट पे इनका कब्जा हो गया। मालाबार कोस्ट पे तो लड़ झगड़ के इन्होंने कब्जा कर लिया, ईस्ट कोस्ट पे कब्जा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आके इन्होंने बसना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इनका ध्यान जाता है बंगाल पे, क्योंकि बंगाल तो हमेशा से ही काफी रिच प्रॉस्पेरस जगह रही है। प्लस बंगाल में काफी दूसरी कंट्रीज के जहाज भी आते हैं, बे ऑफ बंगाल है वहां पे। तो ये पहली बार बंगाल में चिटागोंग नाम की जगह पे लैंड करते हैं 1517 में। तो चिटागोंग आज जो है बांग्लादेश में है, लेकिन उस वक्त तो ये हमारे ही कंट्री का हिस्सा था, चिटागोंग बंगाल का हिस्सा था। तो आप ये याद रखोगे बच्चों कि चिटागोंग को इन लोगों ने पोर्टो ग्रैंडो का नाम दिया, क्योंकि उस वक्त तो कैलकाटा, हुबली, डायमंड हार्बर इस तरह की लोकेशंस थी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। यही लोग हैं जो जिन्होंने वहां पे जाके पोर्ट्स वगैरह बसाए। अभी तक जो पोर्ट्स वगैरह होते थे वो तो काफी पुराने जमाने के में भी थे, लेकिन वो कमर्शियल पोर्ट्स नहीं थे। तो अब ये वहां पे जाके पोर्ट बसाते हैं, पोर्टो ग्रांडो नाम देते हैं उसको, चिटागोंग को। तो अब ये जैसे ही ये बंगाल में एंटर करते हैं तो इनको बंगाल बहुत पसंद आता है, बहुत प्रॉफिट वाली जगह लगती है। बेसिकली बंगाल से ये लोग राइस यानी चावल, कॉटन और गन पाउडर आता था बिहार से। तो बिहार भी उस वक्त बंगाल का ही हिस्सा था। ये तीन चीजों में इनका इंटरेस्ट हुआ करता था बेसिकली बंगाल में। तो अब ये हर साल ये लोग अपने जहाज लेके बंगाल जाते थे, जहाज में जो सामान भरना होता था भरते थे, फिर वापस लेके गोवा चले आते थे और गोवा से फिर अपनी कंट्री भेजते थे। तो यही इनका सिस्टम था बंगाल से। तो बंगाल का सुल्तान जो था उससे इन्होंने डिप्लोमेसी स्टार्ट की, उसको गिफ्ट्स वगैरह दिए। तो सुल्तान जो बंगाल का है उसने इनको परमिशन दे दिया कि सतगांव नाम के एक जगह पे, जो सतगांव एक पोर्ट हुआ करता था, तो वहां पे इनको बसने की इजाजत दे दी। कह दी कि चलो तुम कॉलोनी बना लो, तुम लोग यहीं पे अपने घर बना के रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हुगली नदी के किनारे। ठीक, तो वहां पे इन्होंने पहली बार अपनी कॉलोनी बसाई। पहले क्या होता था कि इनको हर साल जहाज लेके आना होता था, लेकिन नहीं, अब ये वहीं पे रहेंगे, अब ये पूरे साल बिजनेस करेंगे। तो सतगांव पे इन्होंने रहना स्टार्ट किया।
धीरे धीरे क्योंकि सतगांव में ये अकेले नहीं रहते थे, सतगांव में और भी दूसरे कंट्री के भी लोग रहते थे। तो सतगांव को धीरे धीरे इन्होंने छोड़ दिया, सतगांव की वैल्यू कम होती चली गई और ये वहीं पास में एक दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट हो गए। शिफ्ट क्या हो गए, इन्होंने ही उस जगह को बसाया। तो हुगली नदी के किनारे इन्होंने एक जगह चूज की और ये सोच के चूज की कि यहाँ पे सिर्फ हम ही रहेंगे, किसी और को नहीं रहने देंगे। तो हुगली के पास जगह होने की वजह से उसका नाम भी हुगली ही रख दिया। तो हुगली को जो है 1537 में पोर्चुगीज ने ही बसाया। आज अगर आप कैलकाटा जाओगे तो कैलकाटा के पास ही हुगली है। तो हुगली देख के आपको यकीन नहीं होगा कि हुगली कोई बहुत पुराना शहर नहीं है। ठीक, हुगली को 1537 से पहले हुगली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो हुगली को बसाया इन्हीं लोगों ने, पोर्चुगीज ने बसाया। अब हुगली को बसा लिया और हुगली में इनका मानना था कि हम अकेले रहेंगे, किसी और को नहीं रहने देंगे। तो हुगली पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में था, इसका इन्होंने फायदा उठाया। तो हुगली से ये बदमाशियां करने लगे, वहां से ये पायरेसी करने लगे, यानी हुगली से अपने जहाज लेके समुद्र में चले जाते थे, दूसरे लोगों के जहाज को लूट लेते थे। खास करके मुगलों के जहाज को बहुत लूटते थे ये लोग। तो मुगल्स जहाज को लूट लेते थे, बंगाल के सुल्तान के भी जहाज लूट लेते थे और वापस आके हुगली में छुप जाते थे। ठीक है, तो पायरेसी के लिए बदनाम है पोर्चुगीज। पायरेसी क्या होता है, समुद्र में डकैती डालना, समुद्री लुटेरे। तो पायरेसी के लिए बदनाम है, आप ये याद रखोगे। पी फॉर पोर्चुगीज, पी फॉर पायरेट्स। तो पायरेट्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो अब इनकी कुछ रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में हम जान लेते हैं। तो क्योंकि यूरोप में ही क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में लड़ाई हो रही थी, यानी कि क्रिश्चियन और मुस्लिम एक दूसरे को दुश्मन समझते थे, एटलीस्ट यूरोप में। तो उसी का असर जो है यहां भी देखने को मिला। ठीक, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि अफ्रीका में भी ये लड़ाई चलती थी। अफ्रीका को जो इस्लामिक फोर्सेस थी वो इस्लामिक बनाना चाहती थी, जो क्रिश्चियनिटी थी वो वहां पे क्रिश्चियनिटी धर्म फैलाना चाहती थी, तो वहां भी ये लोग लड़ते थे। तो इसी लड़ाई का असर इंडिया में भी देखने को मिला। तो ये लोग जो है इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स को भी परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे, परसिक्यूट करते थे, उन पे दबाव देते थे कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ। तो शुरू में तो ये सिर्फ मुस्लिम्स को परेशान करते थे, लेकिन जब इन्होंने टेरिटरीज ऑक्यूपाई करनी स्टार्ट कर दी, जैसे गोवा ऑक्यूपाई कर लिया, दमन दीव ऑक्यूपाई कर लिया, तो वहां हिंदू भी तो रहते थे। तो उन हिंदुओं को भी इन्होंने परेशान करना स्टार्ट कर दिया। परेशान करने का क्या मतलब था कि देखो, जब वास्को डिगामा इंडिया आया था पहली बार, तो उसने साफ साफ राजा के मुंह पे कहा था कि मेरा इंडिया में आने का एक मकसद ये भी है कि मैं चाहता हूं कि कालीकट के सारे लोग क्रिश्चियन बन जाए। तो ये हमेशा से पोर्चुगीज लोगों के दिमाग में ये बात थी कि हम क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे इंडिया में। तो अब जब टेरिटरीज इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली तो हिंदुओं को भी फोर्स करने लगे क्रिश्चियन बनाने के लिए। तो काफी सारे बड़े संख्या में हिंदुओं को इन लोगों ने फोर्सिबली, जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा दिया। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस सेंट है, सेंट फ्रांसिस जेवियर। उन्होंने बहुत सारे लोगों को हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया। तो 1544 में वो इंडिया आए थे। आज इनका चर्च है गोवा में, देखा जा सकता है, बहुत शानदार चर्च है। तो ये थे सेंट फ्रांसिस जेवियर। तो इनको भेजा ही गया था इसलिए कि तुम हिंदुओं को जैसे भी करके कन्विंस करके या फोर्स डाल के, जो भी करके, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराओ। तो अब देखो, पोर्चुगीज एक तरफ टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ और भी तो राजा है ना इंडिया में। तो उस वक्त तक मुगल डायनेस्टी जो है स्टैब्लिश तो हो गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हुई थी। तो पोर्चुगीज का मुगल्स के साथ कैसा रिलेशन था वो भी हम समझ लें। तो सबसे पहला मुगल एम्परर कौन था? बाबर था। बाबर ने ही 1526 में बैटल ऑफ पानीपत के बाद मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किया था। तो प्लीज ये बात याद रखना आप लोग कि मुगल के आने से पहले ही पोर्चुगीज इंडिया में आ चुके थे। पोर्चुगीज तो 1498 में ही इंडिया आ गए थे, जबकि मुगल्स 1526 में इंडिया आए। तो पोर्चुगीज और बाबर का कभी आमना सामना नहीं हुआ, क्योंकि बाबर तो अपने
1526 में राजा बना था, एम्परर बना था, 1530 में ही उसकी डेथ हो गई, यानी 4 साल तक ही वो राजा रह पाया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो कभी भी पोर्चुगीज और बाबर का आमना सामना हुआ नहीं। ठीक, बाबर का बेटा था हुमायूं, तो हुमायूं से भी पोर्चुगीज की कोई दुश्मनी हुई नहीं एज सच। तो हुमायूं और पोर्चुगीज की भले ही आपस में दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हुमायूं का दुश्मन था ना गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह, उसको सपोर्ट किया था पोर्चुगीज ने, उसको मदद पहुंचाई थी। तो ये कह सकते हो कि डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट दुश्मनी हुई थी हुमायूं और पोर्चुगीज की, लेकिन कभी लड़ाई आपस में हुई नहीं। ठीक, तो बदले में जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि जो बहादुर शाह था, गुजरात का जो सुल्तान था, उसने पोर्चुगीज से मदद ली, बदले में उनको ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन करके दे दिया। तो ट्रीटी ऑफ बसाइन के जरिए मुंबई और वसाई इनको दे दिया, और साथ ही साथ दीव भी दे दिया था। अब देखो, फ्रांसिस जेवियर जब इंडिया में थे, तो उस वक्त अकबर जो है, अकबर का राज अभी तक आया नहीं था। अकबर राजा बना कब? 1556 में। ठीक, तो जब अकबर राजा बना, तो अकबर की एक हैबिट थी कि वो बाकी धर्मों को बहुत रेस्पेक्ट करता था, और बाकी धर्म के जो गुरु वगैरह होते थे, प्रीस्ट होते थे या हिंदू पंडित वगैरह होते थे, उन सबसे बुला के वो डिस्कशंस किया करता था। तो इसी अपनी हैबिट के चक्कर में आके उसने गोवा में भी मैसेज भिजवाए थे। गोवा से जो पोर्चुगीज लोग होते हैं, तो गोवा में जो पोर्चुगीज थे वो तो क्रिश्चियन थे, तो अगर अकबर को क्रिश्चियन लोगों से बात करनी है तो वो तो पोर्चुगीज से ही संपर्क करेगा ना, इनके अलावा तो कोई क्रिश्चियन था नहीं उस वक्त। तो 1580 में गोवा में अकबर ने रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने चर्च से 2 फादर यानी प्रीस्ट भेजो। कहां भेजो? तो फतेहपुर सीकरी भेजो। फतेहपुर सीकरी क्या है? वहीं पे रहता था अकबर, आगरा में। तो आगरा में उसका महल था, फतेहपुर सीकरी में। तो पोर्चुगीज बहुत खुश हो गए कि अरे अकबर हमको मिलने बुला रहा है, हो सकता है कि वो क्रिश्चियनिटी में इंटरेस्टेड हो, तो अगर हम उसको कन्विंस करें तो वो हो सकता है क्रिश्चियन बन जाए। तो ये सोच के लोग बहुत खुश हुए और फतेहपुर सीकरी पहुंच गए। तो ये भी क्वेश्चन है कि किस एम्परर को क्रिश्चियन बनाना चाहते थे पोर्चुगीज? तो अकबर को, क्योंकि अकबर का इंटरेस्ट रहता था बाकी धर्मों की बातें जानने में। उसके बाद क्या है कि कुछ सालों के लिए अकबर जो है वो लाहौर शिफ्ट हो गया था। ये आपको याद रखना है कि अकबर 15 सालों तक इंडिया, मतलब उसने अपना कैपिटल आगरा से हटा के लाहौर कर लिया था अकबर ने। तो 1595 में अकबर जब लाहौर में था, या लाहौर से ही अपनी कैपिटल चला रहा था, तो वहां भी मिलने जाते थे ये जो पोर्चुगीज प्रीस्ट थे, वहां भी अकबर से मिलने जाते थे, क्योंकि इनको लगता था कि अगर हम अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें तो अकबर तो पूरे इंडिया का एम्परर है, तो पूरी कंट्री ही क्रिश्चियन बन जाएगी। तो सिर्फ एक आदमी पे बहुत कुछ डिपेंड करता था, उसको ये लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो पोर्चुगीज को अकबर ने लाहौर में चर्च बनाने की परमिशन दे दी। तो आप देख सकते हो कि अकबर कितनी रेस्पेक्ट करता था सारे धर्मों को। अकबर का बेटा था जहांगीर। तो जहांगीर ने भी, जो पोर्चुगीज है, उसने देखा था कि मेरे फादर इतनी रेस्पेक्ट करते हैं इन लोगों की, तो जहांगीर ने भी वही पॉलिसी कंटिन्यू की, इनको इज्जत वो देता रहा। तो लेकिन पोर्चुगीज से ये इज्जत बर्दाश्त नहीं हुई, तो मुगल्स देखो इनको काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। मुगल्स ने कभी इनसे कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इसकी एक वजह यह भी थी कि इनकी ताकत थी नेवी, पोर्चुगीज की ताकत थी नेवी। ये ज्यादातर लड़ाइयां समुद्र में लड़ते थे, और जो मुगल्स है उनके पास नेवी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो क्या हुआ कि मुगल्स ने अपनी तरफ से रिलेशन बिल्कुल ठीक रखने की कोशिश की, बट ये पोर्चुगीज जो थे, इन्होंने अपनी ऐसी कुछ हरकतें स्टार्ट कर दी जिससे कि इन बहुत जल्द जो इनकी दुश्मनी हो गई मुगल्स से। तो मुगल्स से दुश्मनी कैसे हुई वो भी हम समझते हैं। सबसे बड़ा झटका जो पोर्चुगीज को लगा वो इस बात से लगा कि अभी तक तो वो अकेले ही इंडिया को लूट रहे थे, इंडिया को अकेले ही यूरोप से आके लूट रहे थे। अब उनका कंपटीटर भी पहुंच गया इंडिया। ब्रिटिश जो है वो इंडिया पहुंच गए, मुगल के दरबार में पहुंच गए 1609 में। तो पहला जो ब्रिटिश कह लो ऑफिसर या एम्बेसडर, वो था विलियम हॉकिंग्स। तो विलियम हॉकिंग्स जहांगीर के दरबार में पहुंच गया
1609 में ही पहुंच गया। तो इसके पहुंचते ही जो एस्टाडो डा इंडिया है उसकी किस्मत बदल गई। एस्टाडो डा इंडिया क्या है? यही तो पोर्चुगीज गवर्नमेंट है ना, जो इंडिया में बना। आज हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पोर्चुगीज थी वो कहलाती थी एस्टाडो डा इंडिया। यानी जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो एस्टाडो डा इंडिया की किस्मत खराब हो गई, क्योंकि उनका कंपटीटर पहुंच गया। तो ये ब्रिटिशर्स ने जहांगीर के ऊपर बहुत अच्छी इंप्रेशन अपनी डाली। कुछ सालों के बाद, पहले तो मुगल्स ने मना कर दिया कि आपको फैक्ट्री नहीं खोलने देंगे। ये भी तो फैक्ट्री खोलने की ही परमिशन लेने के लिए आए थे ना ब्रिटिशर्स। कुछ साल पहले जैसे पोर्चुगीज आए थे, अब ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। इनका भी मकसद है कि परमिशन मिल जाए तो फैक्ट्री खोल लें। तो शुरू में तो जहांगीर ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपको परमिशन नहीं देंगे। क्यों मना कर दिया? क्योंकि पोर्चुगीज पहले से ही उनका कंट्रोल है मुगल्स के ऊपर। वो मुगल्स को पिछले कम से कम 15-20 सालों से जानते हैं। ठीक है, तो 15-20 सालों, क्या आप कह सकते हो कि 50-60 सालों से ऑलरेडी जानते थे। कम से कम जब जहांगीर आया तब तो इन लोगों के 50-60 साल पूरे हो चुके थे ना इंडिया में राज करते करते। तो मुगल्स ने पहले इनको परमिशन देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पोर्चुगीज का दबाव था उनके ऊपर। लेकिन बाद में परमिशन दे दी, 2-3 साल के बाद परमिशन दे दी कि हाँ जाओ, तुम फैक्ट्रीज वगैरह तुम भी खोल लो। तो इससे क्या हुआ, पोर्चुगीज का जो है मुगल्स पे भरोसा कम हो गया, और दूसरी चीज है कि कंपटीशन भी बढ़ गया पोर्चुगीज के लिए। तो अब पोर्चुगीज जो है वो मुगल्स को चैलेंज करने लगे। तो पोर्चुगीज की एक हैबिट तो मैंने आपको बता ही दी थी कि हुगली में इन्होंने अपना छुपने का अड्डा बना रखा था। तो वहां से ये पायरेसी करते थे, समुद्र में लूटते थे लोगों को क्या लूटेंगे, जहाजों को लूटते थे। तो वो जहाज किसके होते थे? बड़े बड़े राजाओं के ही होते थे ना। तो इसके लिए पहले ही बदनाम थे। इनको काफी समझाते थे, लेकिन मुगल्स काफी इनको बोलते थे, लेकिन ये बोलते थे कि ये जो पायरेट्स हैं ये हमारे आदमी नहीं है, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये हमेशा ऐसे ही बहाने बनाते थे। लेकिन एक बार तो हद ही हो गई कि ये जो पोर्चुगीज पायरेट्स थे, इन्होंने मुगल एक शिप जा रही थी मक्का, उस जहाज का नाम था रहीमी। तो ये जो रहीमी नाम का जहाज था ना, ये अकबर की बीबी, अकबर की वाइफ का जहाज था। यानी कि जहांगीर की माँ का जहाज था ये। तो जहांगीर पूरे मुगल एम्पायर का राजा है वो। पूरे एक तरह से कह लो कि इंडिया का राजा है वो। तो इंडिया के एम्परर की मदर का जहाज पोर्चुगीज ने लूट लिया। ना सिर्फ लूट लिया, बल्कि उसमें जो लोग थे उनको किडनैप कर लिया, और कहने लगे कि इतने पैसे दोगे तभी हम ये जहाज छोड़ेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ था, ये जहाज जा रहा था मक्का लोगों को लेके। तो इन लोगों ने ये जहाज किडनैप कर लिया और किडनैप करके गोवा लेके चले गए। और गोवा में जाके ये पैसे मांगने लगे मुगल से कि पैसा दो, जहाज छोड़ देंगे। मुगल्स ने पैसा देने से मना कर दिया, तो इन लोगों ने जहाज को जला के खत्म कर दिया। तो ये बात जब जहांगीर को पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गया, और जहांगीर ने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया। अब जो भी पोर्चुगीज टेरिटरी, यानी मुगल एम्पायर के अंडर पोर्चुगीज के जो भी टेरिटरीज आते हैं सबको बर्बाद कर दो। तो गोवा तो मुगल के अंडर नहीं आता था। तो गोवा के अलावा जहां जहां मौका मिला मुगल्स ने पोर्चुगीज को बर्बाद करके छोड़ा। तो दमन को लूट लिया, दमन को पोर्चुगीज के हाथ से छीन लिया, और वहां पे मतलब सैकड़ों पोर्चुगीज को मारा। आगरा में जो चर्च बनाया था इन लोगों ने परमिशन लेके अकबर से, उसको भी तोड़ दिया। ठीक, और लाहौर में तो एक चर्च था ही इनका, आगरा में भी था, तो आगरा वाले चर्च को तोड़ दिया। तो इस तरह से देख रहे हो पोर्चुगीज की दुश्मनी स्टार्ट हो गई है मुगल्स से। आगे चल के जब शाहजहां एम्परर बना तब ये दुश्मनी और आगे बढ़ गई। एक्चुअली क्या हुआ था कि पोर्चुगीज की हैबिट होती थी कि उनके अंदर ये बात थी कि मैं लोगों को क्रिश्चियन बनाऊं। तो ये लोग क्या करते थे, कभी कभी लोगों को किडनैप कर लेते थे और उनको फोर्सिबली क्रिश्चियन बना के ही छोड़ते थे, घर भेजते थे। तो एक बार ऐसे ही जो शाहजहां की वाइफ थी, शाहजहां की वाइफ मुमताज महल, तो शाहजहां अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। जो ताजमहल बनाया है शाहजहां ने, वो मुमताज महल के लिए ही बनाया है ना, तो मुमताज महल से कितना प्यार करता होगा ये आप समझ सकते हो। तो मुमताज महल की 2 स्लेव गर्ल्स थी, यानी जो उसकी नौकरानी टाइप की लड़कियां होती हैं,
उन स्लेव गर्ल्स को इन पोर्चुगीज ने किडनैप कर लिया। तो पोर्चुगीज ने किडनैप करके फिर से वही हरकतें की। ठीक है, तो ये मैसेज जब शाहजहां को पता चला कि मेरी वाइफ के पर्सनल सर्वेंट्स को पोर्चुगीज ने किडनैप कर लिया है, तो शाहजहां को बहुत इंसल्ट फील हुई और उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा कि नहीं, बहुत हो गया, अब मैं पूरे पोर्चुगीज गवर्नमेंट को ही बर्बाद कर दूंगा, पूरे स्टाडो डा इंडिया को ही बर्बाद कर दूंगा। तो इसने ऑर्डर दिया कि जहां जहां मौका मिले पूरे पोर्चुगीज को मारो, काटो, उनको भगा दो। तो हुगली से ही इन्होंने ये सारी बदमाशियां चालू की थी ना, वहीं से जहाज लेके निकलते थे, लोगों को लूटते वगैरह थे। तो पूरी हुगली को खाली करा दिया गया पोर्चुगीज से, पोर्चुगीज को मार मार के समुद्र में फेंक दिया गया, उनकी गर्दन वगैरह काट के। तो पूरी हुगली को 1632 में मुगलों ने पोर्चुगीज से खाली करा दिया गया। हजारों जो यूरोपियंस है, ना सिर्फ पोर्चुगीज, जो बाकी यूरोपियंस थे वो भी गुस्से के चक्कर में आके मारे गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स वगैरह भी आ गए थे ना तब तक। तो सारे यूरोपियंस को मार के शाहजहां ने भगा दिया था थोड़े दिनों के लिए। 400 लोगों को आगरा में बंद कर दिया था, जेल में बंद कर दिया गया था। तो पोर्चुगीज की हालत खराब हो गई, तो ये लोग डर के जो है वापस पोर्चुगल भाग गए, वो लोग जो बंगाल में बस गए थे। बस गोवा जो है इनके कंट्रोल में रह गया, क्योंकि गोवा जो है वो मुगल टेरिटरी का हिस्सा नहीं था। तो जब मुगल टेरिटरी का हिस्सा ही नहीं था तो मुगल वहां पे तो कोई मिलिट्री एक्शन कर नहीं सकते थे। तो इस तरह से पूरे बंगाल से एक एक पोर्चुगीज को निकाल के फेंक दिया शाहजहां ने। तो बंगाल में पोर्चुगीज का चैप्टर क्लोज हो गया अपनी ही गलती की वजह से। तो यही है डाउनफॉल की कहानी। तो यहां से जो इनकी डाउनफॉल स्टार्ट हुई वो कभी रुकी नहीं, तो पूरी तरीके से डिक्लाइन कर गए पोर्चुगीज 17वीं सेंचुरी खत्म होते होते। वो हम देखते हैं कैसे। तो बंगाल में तो इनका धंधा चौपट हो ही गया। तो अब इन्होंने अपनी पूरी अटेंशन मलय यानी मलेशिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज की तरफ कर दी और ब्राजील को कोलोनाइज करने में, क्योंकि ब्राजील भी इन्हीं लोगों ने ढूंढा था ना। किसने ढूंढा था? पेड्रो एल्वारेज कैब्रल ने ढूंढा था ब्राजील। तो अब इन्होंने सोचा कि इंडिया में अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो अब हम अपना ध्यान कहीं और लगाते हैं। तो मलेशिया और ब्राजील जैसी जगहों पे इनका ध्यान लगने लगा। उसी बीच में कई और कंट्रीज ने इंडिया में एंट्री ले ली थी। ब्रिटिशर्स तो आ ही गए थे, डच भी आ गए थे। जो सेकेंड लोग इंडिया पहुंचे पोर्चुगीज के बाद वो थे डच जो है इंग्लिश लोगों के आने से पहले ही इंडिया में आ गए थे। 1605 में ही आ गए थे ये लोग इंडिया, जबकि ब्रिटिशर्स आए हैं 1609 में। तो इनके आते ही जो है पोर्चुगीज की कंपटीशन और बढ़ गई और डच लोगों ने धीरे धीरे एक एक करके पोर्चुगीज से छोटी छोटी लड़ाइयां लड़के जो पोर्चुगीज की बची खुची टेरिटरीज थी इंडिया में, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी जो कुछ पोर्चुगीज का था वो उनके हाथ से निकल के अब डच के हाथों में चला गया और ले दे के पोर्चुगीज के पास सिर्फ गोवा नाम की जगह रह गई, क्योंकि गोवा को उन्होंने लीगली लिया था, लीगली ऑक्यूपाई किया था, बीजापुर के सुल्तान से लिया था, तो उस पे तो उनका लीगल हक था। तो वहां से किसी ने उनको भगाया नहीं। यानी गोवा के अलावा बाकी सब कुछ इंडिया में पोर्चुगीज के लिए खत्म हो गया। लेकिन गोवा की भी वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती गई, ट्रेडिंग पोर्ट के रूप में उसकी वैल्यू खत्म होती चली गई। तो इस तरह से पोर्चुगीज जो है डिक्लाइन कर गए। तो डिक्लाइन कर गए इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया छोड़ के भाग गए। इंडिया इन्होंने फाइनली छोड़ा 1961 में, जबकि देश तो 1947 में ही आजाद हो गया था। तो इंडिया इसलिए छोड़ा 1961 में क्योंकि गोवा तो इन्होंने लीगली ऑक्यूपाई किया था ना। इनके पास कागज थे ये बताने के लिए कि आप कौन होते हो, हमने तो पैसे देके गोवा को खरीदा है। तो आप कह सकते हो कि इनका फुल एंड फाइनल जो चैप्टर क्लोज हुआ इंडिया में वो 1961 में हुआ, जबकि इंडिया ने अपनी मिलिट्री भेज के 1961 में गोवा को लिबरेट किया।